हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल एपीएस साइंस का ठुमा। दिस इज रॉबिन का निर्माण। तो जो लास्ट हमने सीख लिया था कि सदिश योग जो हमने करा है उससे कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। तो अगर आपसे पूछूं कि क्या सदिश योग क्रम विधि में नियम का पालन करता है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो इसे हम कौन सा लॉ बोलते हैं? क्रम विधि में नियम। क्रम विधि में नियम, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था भाई, साहचर्य नियम का भी पालन करता है हमारा सदिश योग। साहचर्य यानी एसोसिएटिव, साहचर्य नियम का भी पालन करता है, यानी वेक्टर ए प्लस ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऑफ प्लस सी। हमने पढ़ा था हमारा सदिश योग जो है वो बंटन नियम का भी पालन करता है। बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या वितरण नियम भी हम बोलते हैं। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव। बंटन नियम क्या था कि कोई अदिश अगर n हो, उससे अब इस तरह प्रोडक्ट करते हो a प्लस बी के साथ, तो वो हमें सिंपल क्या देता है, एन ए प्लस ऑफ एन बी। तो ये हमने पढ़ लिया था प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर एडिशन। ठीक है। तो आज हम सदिश को घटाना सीखते हैं। तो आज का टॉपिक, जैसा कि आपको मालूम है कि चैप्टर नंबर 4 इज गोइंग ऑन। तो आज हम सीखते हैं सदिश को अपन घटाते कैसे हैं, सदिशों का व्यवकलन। सदिशों का व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब या अंतर बोल सकते हो, ठीक है, घटाना बोल सकते हो। ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सदिशों का व्यवकलन यानी उसको घटाते कैसे हैं। सपोज करो मुझे कोई सदिश A में से किसको लेस करना है, B को लेस करना है। सदिश A में से मुझे किसको घटाना है, सदिश B को घटाना है। तो पहले हमें इस B का विपरीत सदिश लेना होगा। क्या लेना होगा? विपरीत सदिश लेना होगा। विपरीत सदिश का मतलब वेक्टर B का विपरीत सदिश क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर B। विपरीत का मतलब है दिशा बदल दिया आपने। तो अब इस माइनस बी को हम a में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, यानी a प्लस ऑफ माइनस बी। तो ये हमें क्या दे देगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो ये सदिश का घटाना हो गया, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो किसी भी सदिश को दूसरे सदिश में से हमें घटाना है, तो जिसको घटाना होता है पहले उसका क्या ले लो, आप विपरीत सदिश ले लो, फिर उसको सदिश में आप जोड़ दो, तो आपको अंतर मिलता है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज करो ये वेक्टर a था आपके पास, और मान लो ये क्या वेक्टर b है। तो अब ये वेक्टर b मुझे घटाना है, तो इसका मैं विपरीत ले रहा हूं, तो विपरीत ये होगा जस्ट अपोजिट। ये इस डायरेक्शन में, तो इसका विपरीत, तो ये क्या होगा, माइनस बी होगा। ठीक है। अब आप देख रहे हैं, देखो इसको अगर मैं नाम दे दूं कि ओ पी क्यू, तो एक सदिश OP है, दूसरा PQ है, तो इनका परिणामी ये होगा। तो ये परिणामी हो गया इनका A माइनस बी। ठीक है। ये तो इनका जोड़ था, अगर आप इस सिमेट्री मान लूं तो ये तो A प्लस बी शो करता आपका। ठीक है। और ये जो OQ से शो कर रहे हैं हम, वो क्या है, A माइनस बी। तो किसी भी सदिश को दूसरे में से घटाने के लिए आप उसका विपरीत सदिश लीजिए, फिर उसको जोड़ दीजिए, तो हमें क्या मिलता है, व्यवकलन या अंतर।
सदिशों का जो व्यवकलन है वो भी बंटन नियम का पालन करता है। बंटन नियम केवल बंटन का पालन करता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि मानो n कोई हमारे पास अदिश राशि हो, संख्या हो, तो n ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n a माइनस n b। बंटन नियम को फॉलो करता है। व्यवकलन कभी भी क्रमविधि में नहीं होता। a माइनस बी डजंट इक्वल b माइनस a। क्रमविधि में नहीं होता है ये। a माइनस b डज नॉट इक्वल b माइनस a, अलग अलग है ये। क्लियर है? ओके, तो व्यवकलन या अंतर जो है वो बंटन होता है, बंटन नियम का पालन करता है। घटाने के लिए जिसको घटाना है उसका क्या लेंगे, पहले विपरीत सदिश लेंगे और फिर जोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो देखो अभी तक हमने परिणामी सदिश की बात करी है। आज हम सीखेंगे उसका परिमाण कैसे निकालें, परिमाण और दिशा। तो इंपॉर्टेंट है। देखो, दो सदिशों के परिणामी सदिश, दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करना। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करना। तो बच्चों यहां हम जो मेथड पढ़ते हैं वो गणितीय विधि कहलाती है। वो कौन सी विधि होती है, गणितीय विधि। तो कोई भी दो सदिश हमारे पास है, उसका परिणामी सदिश का हमें क्या निकालना है, परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो इसको हम समझें कि मान लो मेरे पास ये दो सदिश है। देखो मैंने एक समांतर चतुर्भुज लिया है। ये मान लो वेक्टर P है और ये क्या है, वेक्टर Q। ठीक है, और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के नियम से ये वाली भुजा जो इसका ये विकर्ण होगा वो किसको शो करेगा, परिणामी सदिश को शो करेगा। ये वेक्टर P हो गया, इसको मैं नाम दे दूं, मान लो O, A, B और C। तो OA से मैंने वेक्टर P को शो करा है और OC से वेक्टर Q को शो करा है। तो ये OB क्या होगा, इनका परिणामी होगा। तो परिणामी का मतलब कि वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q होगा। तो ये तो सदिश रूप में, ये तो परिणामी सदिश है। हमें इसका क्या निकालना है, इसका परिमाण निकालना है। हमें वेक्टर R का मॉडुलस निकालना है, यानी हमें R निकालना है। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो सपोज करो ये परिणामी सदिश जो है वो सदिश P के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ये सी दिशा हो जाएगी कि R सदिश P के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा। और P और Q के मध्य जो कोण है वो क्या है, थीटा। तो मैंने मान लिया कि दो सदिश मेरे पास है, वेक्टर P और वेक्टर Q, वो दोनों थीटा कोण पर है और उनका जो परिणामी सदिश है वो सदिश P के साथ अल्फा कोण बना रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये सदिश Q के साथ कितना बनाएगा, टोटल थीटा है, ये अल्फा है, तो कितना हो गया ये थीटा माइनस अल्फा। तो चाहे आप R की P के साथ दिशा निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम Q के साथ दिशा निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, बस तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। देखो और यहां से एक लंब डाल देता हूं। इसको मान लो मैंने बोल दिया एंड पॉइंट। ये 90 डिग्री है। ठीक है, क्या है ये 90 डिग्री। तो ये P है, ये इसके पैरेलल है और ये वाली भुजा इसके पैरेलल है। तो ये P है, तो ये भी क्या होगा, परिमाण दिशा में P। ये Q है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, Q होगा। ठीक है, और वही P और Q के मध्य कोण कितना है, थीटा। ये वेक्टर P की डायरेक्शन है पूरी, ये दिशा जो है वेक्टर P की डायरेक्शन है।
और ये क्यू की डायरेक्शन है, कितना एंगल है, दोनों के बीच में थीटा है। तो एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ओ एन बी, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं अलग से बना के बताऊं, ये आपको दिखाई दे रहा है ओ एन बी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या है, आर, क्लियर है, ओ एन बी। अब देखिए, अब इस ए एन और हमें बी एन की वैल्यू अगर निकालनी पड़े तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, इस त्रिभुज की बात करें, इसको भी रहने दो आप, इस त्रिभुज की बात करें ए एंड बी में, देखो त्रिभुज ए एंड बी में, देखो मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। उसके लिए मुझे ए एन चाहिए और एन बी चाहिए। तो ए एन बी में देख रहा हूं मैं कि देखो ए एन बी में, यानी इसको मैं अलग से बना के बताऊं आपको, ए एन बी देखते हैं, ये वाली बात कर रहा हूं मैं, ए एन बी। तो ये 90 है, ये थीटा है, ये कितना बच्चों, क्यू, परिमाण लेके चल रहे हैं। देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, और 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, तो ये क्या हो गया, आधार। तो त्रिभुज ए एन बी में आप देखेंगे कि मेरे पास कर्ण की वैल्यू है, मुझे आधार चाहिए। तो आपको पता है कि आधार बटा कर्ण, ए एन अपॉन ए बी क्या होगा, आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा। आधार बटा कर्ण क्या हो गया, कॉस थीटा। तो यहां से जो ए एन की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ए बी कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वजन गुणा कर दिया, ए एन इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कितना है, क्यू, परिमाण लेके चल रहे हैं, तो ए एन हमारे पास कितना आ गया, क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, क्यू कॉस थीटा, यानी ये जो वैल्यू है वो कितनी है, क्यू कॉस थीटा। ऐसे अगर मुझे एन बी निकालना है, तथा देखो एन बी क्या है, लंब है, तो लंब बटा कर्ण, एन बी अपॉन ए बी, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। लंब यानी एन बी की बात मैं कर रहा हूं, तो लंब बटा कर्ण क्या हो गया, साइन थीटा। तो यहां से एन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, और ए बी कितना है, क्यू। दो ये मुझे दोनों वैल्यू मिल जाती है यहां पर, क्यू साइन थीटा, एन बी क्या मिल गया, क्यू साइन थीटा। तो ए एन तो क्या हो गया, क्यू कॉस थीटा, और एन बी क्या हो गया, क्यू साइन थीटा। तो क्लियर है आपके पास, ओ एन अब हमें पता है और एन बी हमें मालूम है। तो अब देखिए, देखो अब ध्यान देना, आपको समकोण त्रिभुज ओ एन बी में हमें निकालना क्या है, हमें ओ बी निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों, ओ बी। तो बताओ ओ बी कैसे निकालेंगे, ओ बी कैसे निकालेंगे, देखो अलग से बना के बताता हूं मैं। देखो समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं मैं, ओ एन बी में, समकोण त्रिभुज ओ एन बी में। तो ये समकोण त्रिभुज मेरे पास है, ये वाला ओ एन बी। देखो ओ एन कितना है, ओ एन का मतलब है ओ ए प्लस ए एन, ओ ए तो है पी और ए एन है क्यू कॉस थीटा। तो ये बच्चों हो गया पी प्लस क्यू कॉस थीटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, और बी एन भी आपने निकाला हुआ है क्यू साइन थीटा, ठीक है। ये एंगल कितना है, अल्फा, ये 90 डिग्री, देखो अल्फा है ना, ये ओ एन बी, ये वाला एंगल बी ओ एन जो है वो अल्फा है, और ये क्या है, आर, ठीक है। परिमाण में सदिश नहीं लगाते, परिमाण लेके चल रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज ओ एन बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है भाई, ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार कितना है, ओएन का स्क्वायर, लंब कितना है, बीएन का स्क्वायर। किसी भी सदिश का वर्ग लेते हैं तो वो अदिश बन जाता है। तो ओबी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर, तो मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं, ओएन स्क्वायर क्यों, वेक्टर नहीं, परिमाण की हम बात कर रहे हैं। सदिश का वर्ग क्या होता है, हमेशा अदिश। ओएन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ओएन की वैल्यू है पी प्लस कोस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बीएन कितना है, क्यू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हम सॉल्व करें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, प्लस 2ab, तो 2p क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। चलो इसको मैं लिख दिया क्यू साइन थीटा का स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पी स्क्वायर प्लस, यहां से क्यू स्क्वायर कॉमन आएगा, इस वाले में से और इस वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, क्यू स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकंड वाले और फोर्थ वाले पद में से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, 2pq कॉस थीटा। तो यहां से बच्चों जो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली वो क्या मिली, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये क्या मिल गया, आर स्क्वायर। तो यहां से अगर हम आर निकालते हैं तो ये रूट में आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, यह हमें आर की वैल्यू मिलती है। आर इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो ये है दो सदिश P और Q, P और Q जो परस्पर थीटा कोण पर है। दो सदिश P और Q अगर थीटा कोण पे हो तो उनके परिणामी सदिश R का जो परिमाण है, R कैपिटल R ये परिमाण है, तो कैपिटल R क्या होता है, अंडर रूट, यहां पर याद भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा का अंडर रूट। तो ये दो सदिशों के परिणामी का परिमाण है, r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, अब दिशा की बात करें तो हमने माना है कि जो सदिश r है वो p के साथ अल्फा कोण बना रहा है। तो देखो इसी में आप देखिए, दिशा के लिए हमेशा निकालते हैं टेंजेंट, तो देखो दिशा कैसे निकालेंगे, ये तो परिमाण हो गया, दिशा निकाले, दिशा के लिए हम क्या निकालेंगे बच्चों, tan अल्फा। तो देखो इसी त्रिभुज में अगर मैं tan अल्फा की बात करूं, ठीक है, tan अल्फा निकालते हैं दिशा के लिए, ये अल्फा दिशा को बताएगा कि r p के साथ अल्फा डिग्री कोण बना रहा है। तो tan अल्फा की बात करें तो क्या होगा बताओ, tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो गया bn और आधार कितना हो गया on, bn अपॉन on। तो यहां से इसके आप वैल्यू पुट करें तो tan अल्फा इज इक्वल टू bn कितना है, q साइन थीटा अपॉन on कितना है, p प्लस q कॉस थीटा। तो tan अल्फा है, तो आप जानते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आ जाएगा, q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। तो ये दिशा को बता रहा है, ये परिमाण को बता रहा है। तो r इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये परिणामी सदिश का परिमाण है, और ये परिणामी सदिश की सदिश p के साथ दिशा है अल्फा, कि tan इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको मालूम होने चाहिए।
आर और किसका फॉर्मूला होगा ये अल्फा का। ठीक है, चलो आगे और देखें इसमें। देखिए, चलो मैं लिख देता हूं कि हमें जो परिमाण मिला r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1 इसको मैंने मान लिया है। और जो दिशा आई थी हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू cos थीटा, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। ठीक है, दो केस हमने मान ली, दो इक्वेशन हमने मान ली। अब कुछ केस लेके चलते हैं, देखो जो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकोगे उनको स्टडी करते हैं हम। क्वेश्चन में आप डायरेक्ट यूज करोगे। केस फर्स्ट, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि P और Q दोनों समान दिशा में हो, P और Q हमारा जो सदिश है P और Q दोनों कैसे हो, समान दिशा में हो। देखो यदि सदिश P व Q समांतर हो या समान दिशा में हो, समान दिशा में हो, दोनों कैसे हो, समान दिशा में हो, यानी दो समान सदिशों का परिणामी क्या होगा, समान दिशा में हो, अर्थात थीटा क्या दे दिया 0। तो समान दिशा का मतलब है थीटा 0, दोनों समान दिशा में है, दोनों समांतर है। ये P और ये क्या हो गया Q, दोनों समान दिशा में, थीटा 0। तो देखते हैं परिमाण कितना होगा, दिशा क्या होगी। तो देखो थीटा 0, तो समीकरण 1 से r इज इक्वल टू, देखो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0। थीटा कितना है 0। तो यहां से बच्चों r इज इक्वल टू cos 0 क्या होता है 1, तो क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, क्योंकि हमें पता है cos 0 कितना होता है 1। अब ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है पी और क्यू का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, r इज इक्वल टू अंडर रूट पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएंगे। यानी हमें यहां जो परिमाण मिलेगा r इज इक्वल टू क्या मिलेगा p प्लस क्यू। ठीक है, r इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा p प्लस क्यू। यानी अगर दो सदिश समान दिशा में है तो उनके परिणामी सदिश का जो परिमाण होगा वो दोनों सदिशों के परिमाणों के योग के बराबर होगा। ये r क्या है, वेक्टर r का परिमाण है, ये p क्या है, वेक्टर p का परिमाण है, ये q क्या है, वेक्टर q का परिमाण है। तो दो समान सदिशों के परिणामी सदिश का जो परिमाण है वो उन दोनों सदिशों के परिमाणों के योग के बराबर होता है। चलो अब दिशा देखते हैं। देखो समीकरण नंबर 2 से अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स q साइन 0, अभी थीटा कितना है 0, अपॉन p प्लस क्यू कॉस 0। थीटा कितना है भाई 0। सॉल्व करें इसको, अल्फा इज इक्वल टू, देखो tan इनवर्स, अब साइन 0 क्या होता है 0, 0 बटा p प्लस क्यू, क्योंकि साइन 0 तो होता है 0 और cos 0 क्या होता है 1 होता है। तो 0 से गुणा करोगे 0 हो गया, नीचे क्या बचेगा p प्लस क्यू, इन 0 में भाग दोगे तो क्या आएगा 0। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया tan इनवर्स 0। ठीक है बच्चों, tan इनवर्स 0। और मुझे बताओ tan में 0 किसकी वैल्यू होती है,
tan इनवर्स tan 0 0 होता है, tan 0 क्या होता है 0। तो tan इनवर्स tan 0 का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी या पढ़ोगे कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा, ठीक है। तो अल्फा जीरो का मतलब क्या हुआ, अल्फा क्या था आपको पता है, अल्फा ने इस तरह डायग्राम बनाया था कि ये p वेक्टर है, ये r वेक्टर है और ये है अल्फा। अब अल्फा 0 है तो r इसी की दिशा में होगा, तो r भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी दिए हुए सदिशों की दिशा में होगा, ठीक है। तो मतलब वही बात है जैसे मान लो कि वस्तु हमारे पास है, हमारा किसी ने इसमें F1 बल लगा दिया 10 न्यूटन का, इसी दिशा में किसी ने F2 लगा दिया मान लो 20 न्यूटन का, तो वस्तु किस दिशा में और कितने बल से जाएगी, आप कहोगे सर इसी दिशा में जाएगी और कितने बल से जाएगी 30 न्यूटन से जाएगी। तो आपने जोड़ा ना इसको 10 और 20 30 इसी दिशा में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दो समान सदिश जो होते हैं उनका जो परिणामी सदिश का परिमाण है वो दोनों सदिशों के परिमाणों के योग के बराबर होता है और परिणामी सदिश की दिशा दिए हुए सदिश के अनुदिश होती है, ठीक है। अब लेते हैं केस सेकंड। अब मैं लूंगा केस सेकंड। केस सेकंड में अगर ऐसा करें अपन कि दोनों सदिश हम मान लें लंबवत, देखो यदि थीटा इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री हो, थीटा क्या हो भाई 90 डिग्री, अर्थात P परपेंडिकुलर हो किसके Q के, यानी कुछ इस तरह की स्थिति हो, ये P है ये क्या है Q है, तो ये हो जाएगा R अल्फा। थीटा क्या हो 90, तो देखते हैं R क्या होगा, देखो समीकरण 1 से R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो R इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये तो हो गया परिमाण, क्योंकि हमें पता है cos 90 क्या होता है 0, तो परिमाण क्या हुआ दोनों सदिशों के परिमाणों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल, आई बात समझ में, पी स्क्वायर पी के परिमाण का वर्ग, क्यू स्क्वायर क्यू के परिमाण का वर्ग, उनको जोड़ा फिर क्या ले लिया अंडर रूट ले लिया, तो आर इज इक्वल टू हो गया रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्लियर है ओके। तो ये आपको याद रखना है सीधे ही डायरेक्ट, ऐसे नहीं बार बार आप इसको करके देखोगे फॉर्मूला लिखोगे, ये याद रखना है कि दो सदिश अगर लंबवत होंगे तो आर वैल्यू क्या होगा रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दो सदिश समांतर होंगे तो आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है। अब हम दिशा की बात कर लें, तो देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या मिलेगा, देखो अल्फा इज इक्वल टू, बताओ थीटा क्या रखना है 90, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल गया tan इनवर्स क्यू साइन 90 अपॉन P प्लस क्यू कॉस 90, ठीक है। साइन 90 बताओ कितना होता है, साइन 90 होता है 1, यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यू अपॉन P, साइन 90 1 हो गया कॉस 90 0 हो गया, तो ये दिशा हो गई अल्फा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, सिंस वी नो दैट साइन 90 होता है 1 एंड कॉस 90 क्या होता है 0, तो डायरेक्शन हो गई tan इनवर्स q अपॉन p। अब डिपेंड करेगा q और p की वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से tan की वैल्यूज हमारे पास आएंगी।
तो ध्यान रखना आपको, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड द डायरेक्शन इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यू अपॉन पी। तीसरा केस में, ये स्टैंडर्ड केस होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं। मानो विपरीत दिशा में हो, कैसा हो, विपरीत दिशा में हो। देखो तीसरा और लास्ट केस में ले रहा हूं, तीसरी स्थिति देखो, यदि सदिश P व Q परस्पर, P व Q परस्पर कैसे हो, विपरीत दिशा में हो, परस्पर विपरीत दिशा में हो। विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ, विपरीत दिशा का मतलब ये हुआ कि मान लो इधर आपने P बनाया है तो इधर क्या हो गया Q। तो बताना कितना एंगल होगा दोनों के बीच में, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सदिश P और Q कैसे है भाई, विपरीत दिशा में है। तो यदि P व Q पास विपरीत दिशा में हो, अर्थात थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 180 डिग्री हो, तो देखिए समीकरण 1 से थीटा क्या हो भाई, 180 डिग्री हो, तो देखो समीकरण 1 से क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 से, तो देखो r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180, और कॉस 180 क्या होता है, -1। तो बच्चों r इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq, चूंकि cos 180 होता है -1, और ये किसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर हो गया, r इज इक्वल टू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट है। अब आप कहोगे सर q माइनस पी का भी तो होल स्क्वायर हो सकता है। अगर आप q माइनस पी का होल स्क्वायर हो गया तो क्या आएगा, देखो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2pq, बात वही तो है, चाहे q स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2pq हो या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, एक ही बात है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मैं p माइनस क्यू कब लूंगा, तो जैसे मैंने यहां लिखा कि r इज इक्वल टू क्या आएगा, p माइनस क्यू। अब ये आपको ध्यान रखना है कि p माइनस क्यू कब लेंगे आप, जब p बड़ा हो q से, यदि p q से क्या हो, बड़ा हो। तो अगर p ज्यादा है q से तो p माइनस क्यू लिखें, और यदि मान लो q बड़ा हो p से, q ग्रेटर देन p हो, तो जो r होगा वो क्या लिखेंगे, q माइनस p लिखेंगे। r क्या लिखेंगे भाई, q माइनस p, समझे। तो मान लो मैंने p इधर लिया है, q इधर लिया है, थीटा कितना है 180 डिग्री। तो ध्यान रखिए जब p बड़ा होगा तो ज्यादा में से कम को घटाना है हमेशा। दो सदिश विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणाम ही उनके अंतर के बराबर होता है। तो अंतर कैसा, हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है, p माइनस क्यू, और यहां क्या हो जाएगा, q माइनस पी। दिशा की बात करें, देखो समीकरण 2 से दिशा की बात हम करें तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो q साइन 180 अपॉन p प्लस क्यू कॉस 180, ठीक है, ओके। अब बताए साइन 180 क्या होता है, 0। देखो आपको यहां अल्फा मिल जाता है tan इनवर्स 0। अब अच्छा ध्यान देना कि देखो tan 0 भी 0 होता है, tan 0 भी क्या होता है, 0, और tan 180 भी क्या होता है, 0 होता है। तो अभी 0 की जगह tan 0 लिखेंगे, tan 180 लिखें। तो बात वही है कि कौन सी दिशा में आप ले रहे हो। अगर आपने p इधर लिया है, p ज्यादा है q से, देखो इफ मान लो p क्या हुआ, q से ज्यादा हुआ, तो आपका r इसी दिशा में आएगा, हमेशा ज्यादा वाले की दिशा में।
ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कोई वस्तु हमारे पास है, 2 बल लग रहे हैं, मान लो इधर लग रहा है 10 न्यूटन का और मान लो इधर लग रहा है 4 न्यूटन का। तो बताओ वस्तु कहाँ जाएगी और कितने बल से? आप कहोगे सर ये 10 है 4 है, तो वस्तु इधर जानी चाहिए कितने न्यूटन से? 6 न्यूटन से। तो परिणाम ये होगा हमेशा ज्यादा वाले की तरफ। तो अगर P ज्यादा है Q से तो R P के साथ हो गया, तो अल्फा क्या होना चाहिए दोनों के बीच में? 0। तो इस वाली स्थिति में अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो 0 की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? tan 0, यानी अल्फा क्या हो गया? 0, यानी R की दिशा में ही है, P की दिशा में ही है R। और अगर मान लो Q ज्यादा हो, Q बड़ा हो P से, तो अब अल्फा क्या लिखोगे कि tan इनवर्स, अब 0 को लिख सकता हूं tan 180, क्योंकि अगर Q ज्यादा हुआ तो अब R इधर नहीं होगा। ये मान लो P है आपके पास, ये Q है, दोनों 180 डिग्री पर है। Q ज्यादा हुआ तो R होगा Q की तरफ, ठीक है। लेकिन हमने जो एंगल बनाया है वो P के साथ बनाया है, अल्फा। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने सारी मैथमेटिक्स करी है, वो अल्फा और किसके मध्य है? अल्फा P और R के मध्य है। तो अगर अल्फा की बात हम करेंगे वो P और R के बीच में है, तो अल्फा P और R के लिए कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अल्फा है P और R के बीच में। तो ये P और ये R, तो अब ये तो परस्पर कैसे हो गए? विपरीत दिशा में। तो इसलिए 180 लेंगे जब Q ज्यादा हो, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि 2 सदिशों का परिणामी सदिश, उसका परिमाण और दिशा कैसे निकालते हैं, और 3 केस हमने पढ़े। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।